ओके, सो आज का टॉपिक आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली आपके जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने पर लाइट का रिफ्रैक्शन होता है और लाइट क्या करती है, अपने पाथ से डाइवर्ट होती है और बेंड होती है। अब लाइट कितना बेंड होती है, इस चीज को समझाने वाली जो वैल्यू है वो कौन सी है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो देखते हैं, मान लें जैसे ये आपका एक सरफेस है जो दो मीडियम को अलग बनाता है, एक मीडियम M1 एक मीडियम M2। लाइट आपके M1 मीडियम से आ रही है और M2 मीडियम में जब वो एंटर करेगी, क्योंकि ये मीडियम अलग है, मीडियम की डेंसिटी अलग होगी और मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड अलग अलग होगी, तो लाइट क्या करेगी, अपने पाथ से थोड़ा सा डाइवर्ट होगी और बेंड हो जाएगी। लाइट अपने पाथ से बेंड होगी तो हम देख पाते हैं कि लाइट का जो ओरिजिनल पाथ, अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो ये था, और ये अपने पाथ से क्या हुई है, थोड़ा सा बेंड हुई। तो लाइट अपने पाथ से कितना बेंड होगी, ज्यादा बेंड होगी, कम बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, अवे द नॉर्मल बेंड होगी, वो सारा कौन बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? ज्यादा बेंड होना या कम बेंड होना, टुवर्ड्स आना या अवे जाना, ये सब किससे पता चल सकता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चल सकता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली लाइट की बेंडिंग कैपेबिलिटी को बताने वाली वैल्यू है। अब आपके बात आती है कैलकुलेशन की, तो ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं इस चीज का, तो इसको समझे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए पहले तो जो सिंबल चलते हैं वो आप समझ लें। तो सिंबल इसमें क्या चलते हैं? सिंबल इसमें आपके कुछ किताबों के अंदर तो n चलता है, कुछ किताबों के अंदर आपका न्यू चलता है। क्लियर? अब ये जो दो सिंबल है, इसमें से ज्यादातर अभी फिलहाल 10th लेवल पे ये वाला सिंबल आपकी बुक में यूज किया गया, तो आप इसको लेकर के चलें। अब मान लें मैं यहाँ पर जब भी लाइट M1 से M2 में आई, लाइट M1 से M2 में आते समय M2 में आकर के बेंड हो गई, तो मैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ। तो मैंने लिख दिया कि भाई मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना। अब बात आती है मैं कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं, M1 का निकाल रहा हूं या M2 का? तो मुझे यहाँ इंडिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दो मीडियम है। मैं सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n लिख दूंगा तो पता नहीं चलेगा, मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दोनों में से किसका बता रहा हूं। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, मीडियम के जो नंबर दिए हैं या उससे रिलेटेड कोई सिंबल है हम वो यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर M1 और M2 मीडियम है, तो या तो मैं 1 लिखूंगा या फिर लिखूंगा 2। 1 लिखूंगा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर M1 हो गया, और अगर 2 लिखूंगा तो इसका मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए, जब लाइट M1 से M2 में आई है तो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का यहाँ मिलेगा? जिस मीडियम में जाकर के लाइट बेंड होती है। तो बेंड कहाँ हुई है? सेकंड में, तो मैं यहाँ लिखूंगा N2। क्लियर? अब क्योंकि ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बेंड होगा ये डिपेंड करता है वो कौन से मीडियम से आया है, तो उसको भी इंडिकेट करना जरूरी है। उसको भी इंडिकेट करना जरूरी है कि आपने भाई ऊपर जिस मीडियम से लाइट ली वो कौन सा मीडियम है, क्योंकि अगर वो बदल दोगे तो बेंडिंग बदलेगा। तो इसका मतलब मेरे को वो बताना जरूरी है कौन से मीडियम से। तो अभी मेरी जो लाइट आ रही है वो 1 से आ रही है, तो मैंने यहाँ ये भी बता दिया। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। इसको पढ़ेंगे क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। दिस इज द मीनिंग ऑफ N21। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर आया था, साइन आई अपॉन साइन आर। क्या आया था? साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमने लिखा था। अब सीधा सीधा ये आई कौन से मीडियम में होता है? इंसिडेंट मीडियम में। और ये आर कौन से मीडियम में होता है? रिफ्रैक्टिव मीडियम, मतलब जिसमें जाके लाइट। अब इसी को हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली साइन आई और साइन आर का इस्तेमाल नहीं करके हम लाइट्स की वेलोसिटी का इस्तेमाल करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कैलकुलेशन के लिए। तो लॉजिकली आप याद कर सकते हो, जहां आपने साइन आई रखा है तो साइन आई जिस मीडियम में, उसी मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो वहां रख दो। तो ये साइन आई आपके कौन से मीडियम में? इस मीडियम में। अब ये कहां है ये भी आपको पता चलना चाहिए। तो यहां पर उसके लिए आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा? एक नॉर्मल क्रिएट करना पड़ेगा। मान लो मैंने ये नॉर्मल क्रिएट किया,
तो मेरा ये जो एंगल है ये साइन आई का जो एंगल आई है वो ये रहा, और वेयर इज आर, एंगल आर ये रहा। क्लियर होगी बात, समझ में आ रही है। अब आपका आई इस मीडियम में है, तो इस मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी है उसे हम मान लेते हैं v1, और जो सेकेंड मीडियम में जब लाइट पहुंची जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां पर लाइट की स्पीड मान लेते हैं v2। क्या मान लेते हैं, v2। तो अब आपका यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वो फॉर्मूला बनेगा साइन आई की जगह आप इंसिडेंट मीडियम के अंदर आप रखिए वैल्यू, आप यहां पर ये वैल्यू ये आ जाएगी करस्पॉन्डिंग वैल्यू, और इस एंगल वाली वैल्यू की जगह क्या आ जाएगी यहां की। तो फॉर्मूला क्या बना, n21 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। फॉर्मूला समझ में आ गया। अब सिचुएशन को पलटो, क्या, जैसे अगर आपकी लाइट मान लेते हैं अब ये मीडियम m2 है, ये मीडियम m1 है, और मैं लिखता हूं m1 m2 की जगह ये मीडियम वाटर है और ये मीडियम ग्लास है। और एक केस लेते हैं, ये आपका एयर है, ये आपका वाटर है। क्लियर। अब हर मीडियम में लाइट की कुछ ना कोई अपनी वेलोसिटी होती है, तो उसको इंडिकेट करते हैं। जैसे m2 के अंदर लाइट की वेलोसिटी v2, m1 मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v1, वाटर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी को vw, ग्लास के अंदर vg, यहां पर एयर है तो va, यहां पर वाटर है vw। वैल्यू देगा आप, वेलोसिटी क्वेश्चन में भी दी होती है, आप रख लो। अब आपको देखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का निकलेगा, लाइट कौन से मीडियम में आके बेंड हो रही है, m1 में, तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, जिससे आ रही है वो बताना है, इज इक्वल टू वेलोसिटी साइन आई, आई कहां पर है इस मीडियम में, यहां की वेलोसिटी v2 अपॉन साइन आर, वो आर कहां है यहां पर, तो v1। क्लियर। यहां पर आ जाओ, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, आपका निकलेगा ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इक्वल टू वेलोसिटी यूज करनी है, क्या रखोगे v w अपॉन vg। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका निकलेगा वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, इज इक्वल टू va अपॉन vw। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कैसे निकल रही है, फॉर्मूला कैसे बन रहा है, इतना समझ में आ गया हम लोगों को। अब आपके मान लो डायग्राम नहीं दिया, डायग्राम नहीं दिया आपको, तो सीधा सीधा ये कह दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of water with respect to oil is, let it be 1.61। ये क्वेश्चन दिया, ठीक है। अब इससे सीधा सीधा आप मुझे बताओ, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का है, किसके रिस्पेक्ट में निकल रहा है, ऑयल के, इज इक्वल टू कितना दिया है 1.61 दिया। डायग्राम है ही नहीं आपके पास। अब मुझे बताओ अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगा तो ऊपर किसकी वेलोसिटी लूंगा, नीचे किसकी। अब सीधा से आप समझ सकते हो
वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा है, मतलब लाइट बेंड तो कहां हो रही है, वाटर में आके, और आ कहां से रही है, ऑयल से। तो आपके साइन आई ऑयल में होगा तो वेलोसिटी ऑफ ऑयल ऊपर आएगा, और कहां आके बेंड होगा, साइन आर वाटर में, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर नीचे आ जाएगा। समझ आई बात? सीधा सीधा है, जिसके रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो उसकी वेलोसिटी क्या करो, ऊपर रखो, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा है उसकी वेलोसिटी नीचे रखो। एक सीधा सीधा लॉजिक है। क्लियर हो जाएगा? अब इतना ज्यादा साइन आई साइन आर में भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू आपके वाटर, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर नहीं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। ये फॉर्मूला बन गया। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब मैं यहां पर लिख दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 4, ये ऐसा लिखा मैंने। मीनिंग क्या हुआ, मीडियम दो है, मीडियम 3 और मीडियम 4, मैंने नाम मेरे हिसाब से दे दिए। अब वेलोसिटी क्या लिखूंगा मैं, v4 अपॉन v3। अभी फॉर्मूला बनाना तो समझ गए आप लोग कि भाई ये कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आप इसके आधार पे अब जो भी वैल्यू दी हुई है वैल्यू रखो और कैलकुलेट करो। कई बार आपको वेलोसिटीज दी हुई होती है, आपको क्या निकालना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कई बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ होता है, वेलोसिटी निकालनी होती है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके। क्लियर चीज? तो मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल आप लोग करें और इस चीज को समझें। इसकी डेफिनेशन जो बनाएगी एक मैं आपको बताऊं, ये हम जो निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कई जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जनरली कहा जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला गया? नाउ रिलेटिव वर्ड क्यों डाला? क्योंकि यहां पर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके साथ वाले मीडियम, मतलब जिससे लाइट आ रही है उस मीडियम पर डिपेंड करती है। तो बेसिकली ये जो वैल्यू आप बता रहे हो ये रिलेटिव है, कि वो किसी ना किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में निकाली जा रही है। क्लियर? एक ही मीडियम की 10 रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकती है, नहीं हो सकती है। जैसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकाल रहे हो, अब इट कैन बी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, it can be the relative refractive index of water with respect to diamond, it can be the relative refractive index of water with respect to glass, it can be a relative refractive index of water with respect to oil, it can be a relative refractive index of water with respect to आपके पेट्रोल, it can be a refractive index, relative refractive index of water with respect to oil हो गया, और आपके एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम और भी आप ले लो, है ना, इसमें लेटर आप डाल सकते हो। चलिए इतने ही आप समझ लें, इसमें इसको छोड़ दें आप, ठीक है, अरे इसको छोड़ दें, एक रखो, ठीक है। इतने सारे आपने ले लिए, और भी जो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है बहुत सारे लिए जा सकते हैं। आपके अलग अलग तरीके के ग्लासेस आते हैं, अलग अलग तरीके के लिक्विड्स आते हैं, तो वो सारे मीडियम आप ले सकते हो। अब इसमें देखो सब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, लेकिन सब क्या है, एक एयर के रेस्पेक्ट में, एक डायमंड के रेस्पेक्ट में, एक ग्लास के रेस्पेक्ट में, एक ऑयल के, एक आपके किसके, पेट्रोल के रेस्पेक्ट। तो इसका मतलब एक ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन जब अलग अलग के रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब ये एक रिलेटिव वैल्यू है कि एयर के रेस्पेक्ट में क्या है, डायमंड के रेस्पेक्ट में क्या है, ग्लास के रेस्पेक्ट में क्या है। तो ये सारी वैल्यूज क्या कहलाएगी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमेशा ये पता होना जरूरी है कि किसके रेस्पेक्ट में निकाला जा रहा है। जब तक ये नहीं पता है आप उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। क्लियर होगी बात? अब एक मीडियम की इतने सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो फिर कभी आपको स्टैंडर्ड वैल्यू बोलनी हो तो किसको स्टैंडर्ड मानोगे? इतनी सारी में से एक तो स्टैंडर्ड माननी पड़ेगी आपको, कि ये जब हमको दो अलग अलग मीडियम के बेंडिंग कैपेबिलिटी को समझना है, दो मीडियम की बेंडिंग कैपेबिलिटी, तो आप तब तक उसे नहीं समझ सकते जब तक दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक के रिलेटिव में ना निकाला गया हो। अगर मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ऑयल, क्लियर? क्या इन दो वैल्यू से मैं ग्लास और वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर कर सकता हूं?
कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ये डायमंड के रिस्पेक्ट में निकाला गया और ये, तो कभी भी आप इन दोनों को डायरेक्ट कंपेयर करके ये एनालिसिस नहीं कर सकते कि बेंडिंग कैपेबिलिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब इसके लिए क्या है कि आप इन दोनों को किसी एक मीडियम के रिस्पेक्ट में क्या करो, कंपेयर करो, उसका रिलेटिव निकालो और फिर उसको निकालने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसका कंपैरिजन पॉसिबल। तो दैट मींस वी नीड अ स्टैंडर्ड, हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए कि साहब हर मीडियम को हम उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे और फिर आपस में कंपेयर करेंगे। इन्होंने वो स्टैंडर्ड किसको पकड़ लिया, एयर और वैक्यूम को। इन्होंने कहा कि हम एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जब भी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे दैट विल बी कंसीडर एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसे क्या माना गया, मतलब स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना गया उसे। वो भी है तो रिलेटिव ही है, क्योंकि वो भी किसी न किसी के क्या हो रहा है, रेस्पेक्ट में निकाला जा रहा है, लेकिन उस रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहा जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाएगा, क्योंकि उसे स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। समझ बात? तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉर्मली किसी भी मीडियम का किसी भी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन वही रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाए, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाला जाए, तब उस रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब इतने सारे में से वाटर के ये सब रिलेटिव है, ये सारे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन एक आपका क्या बन गया, एब्सोल्यूट। और वो कौन सा बन गया, वो आपका ये बन गया। क्लियर? इस वाले को मैं बोलूंगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब कई बार आपको ये ना कहा जाए कि मैं किसके रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं, लेकिन ये कह दिया कि दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। मैंने इतना ही कहा, मैंने ये नहीं कहा मैंने किसके रिस्पेक्ट में, लेकिन मैंने आगे क्या लगा दिया, एब्सोल्यूट। तो सीधा सीधा मीनिंग क्या निकला, इट इज कंपेयर्ड विद द एयर। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किसके रिलेटिव में निकल रहा है, ये एयर मीडियम के रिलेशन में निकल रहा है। मतलब लाइट एयर से आ रही है और फिर आपके जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बात करो, लाइट उसमें आ रही है। इस बात लॉजिक क्लियर हुआ आप लोगों का? ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अब इससे जो आता है वो स्टैंडर्ड जो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें आप थोड़ा सा समझ लें इस चीज को। तो यहां पर एक का, तो आप लोग पहले तो इनके फॉर्मूले बना लो कि भाई इन सबके फॉर्मूले क्या बनेंगे। इसका क्या बनेगा, VA अपॉन VW। इसमें क्या बनेगा, VD अपॉन VW। इसमें क्या बनेगा, VG अपॉन VW। इसमें क्या बनेगा, VO अपॉन VW। इसमें क्या बनेगा, VP अपॉन VW। समझ आएगी बात? अब ये वाला जो है ये कौन सा हो गया आपका, एब्सोल्यूट। इसमें हमने थोड़ा सा जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं, हम थोड़ा सा इस सिंबल को बदलते हैं। VA इज ऑल्सो रिटन एज C, जिसकी वैल्यू फिक्स है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये चीज समझे? तो हम लोगों ने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। ठीक है? तो आपके यहां पर इसको एक और फॉर्मूले के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, हम इससे लिख देंगे C/VW। क्लियर? अब ये मैंने वाटर के रिस्पेक्ट में बात की, मैं किसी भी रिस्पेक्ट के लिए अगर बात करूं तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विल बी रिटन लाइक दिस, C/VM। क्या लिखा जाएगा, इज इट क्लियर? सही है? तो आप लोगों ने देखा होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए ये वाला फॉर्मूला है? और उसका मीनिंग यही है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली किसके रिस्पेक्ट में निकाला गया, एयर के रिस्पेक्ट में निकाला गया। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये एक आपका जो लॉजिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या है, एक ऐसी वैल्यू है जो ये बताता है कि लाइट जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो कितनी बैंड होने वाली है, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी, सब इस वैल्यू से समझ में आता है। जब आप न्यूमेरिकल्स करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ये पता चलता है कि इस टाइप की वैल्यू का मतलब ये होता है। जब आपकी वैल्यू 1 से ज्यादा आती है तो आप समझ आना इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब 1 से कम आती है तो आप समझ आना इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है? ये आप क्वेश्चंस करते हो ना तो आपको पता चलता है, अभी पता नहीं चलेगा।
ठीक है। और फिर वैल्यू बड़ी आ रही है, छोटी आ रही है, उसके आधार पर बेंडिंग कि भाई टुवर्ड द नॉर्मल ज्यादा आएगा या कम आएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल ज्यादा आएगा या कम आएगा। ठीक है। एक और चीज के बारे में जो ध्यान रखना है वो क्या है, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, मतलब इसमें कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस है ये, इसका कोई यूनिट नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट होता है? कोई यूनिट नहीं होता, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसकी। क्यों ऐसा, ये आपसे पूछ ले तो बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, ऊपर भी वेलोसिटी और नीचे भी वेलोसिटी, तो फिर आपकी यूनिट आएगी कहां से? जो यूनिट ऊपर आ रही होगी वो नीचे आ रही होगी तो आपस में कट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर ये चीज समझ में आएगी बात? सो एक ओवरऑल जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और जब आपके एयर के रेस्पेक्ट में लिया जाए या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में लिया जाए तब इसी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या बोल देते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। क्लियर चीज?